गांव की एक रज्जो। बाल इतने लंबे कि गली में झाड़ू लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि रज्जो का गुजरना ही काफी था। सब उसे बालों वाली रज्जो के नाम से जानते थे। वो ननद थी, यानी घर में सबकी आंखों का कांटा और खुद की नजरों में हीरोइन। अरे वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मेरे बाल भी एकदम हीरोइन जैसे लहराते हैं। आज तो खुद पर ही दिल आ गया। एक दिन रज्जो सुबह सुबह उठकर आई, पेट पर हाथ रखकर धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कोई रात छुपा रही हो। भाभी सुगना और पार्वती ने देखा तो उनके तो होश उड़ गए। हाय हाय, रज्जो के पेट में बच्चा, अभी तो शादी भी नहीं हुई। दोनों भाभियां चुपके से रज्जो के कमरे के पास कान लगाए खड़ी रहीं। अंदर रज्जो शीशे के सामने खड़ी अपने पेट को देखकर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अब तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी, अब आएगा मजा। भाभियों ने पूरे मोहल्ले में खबर फैला दी। अरे सुनो सुनो बहन, तुम्हें पता है वो जो हमारी ननद है ना, हाँ हाँ वही लंबे बालों वाली, वो प्रेग्नेंट है। पर वो तो कुंवारी है अभी, उसकी शादी भी नहीं हुई। हाय हाय, क्या दिन आ गए हैं। आजकल की लड़कियां तो कितनी बिगड़ रही हैं। अगले दिन तक पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते। अरे बहन, तुमने सुना रज्जो प्रेग्नेंट है? हाँ, सच में पूरे मोहल्ले में यही चर्चा चल रही है। सबके चेहरे पर हैरानी और जुबान पर बस एक ही बात, रज्जो। लेकिन वो तो अभी तक कुंवारी है। कोई कहता, लगता है रज्जो ने चुपचाप भागकर शादी कर ली है, वरना ऐसे कैसे प्रेगनेंसी की खबर उड़ती। तो कोई बोला, अरे भाई, मुझे तो लगता है कि वो किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गई है। लेकिन 2 दिन बाद जब असली बात सामने आई तो सबकी हंसी छूट गई। रज्जो ने पेट पर तकिया बांध रखा था। असल में वो स्कूल के ड्रामा में माँ बनने वाली बहू का रोल कर रही थी और रिहर्सल कर रही थी। अरे बहन, तुमने सुना? उनकी भाभियों ने ही झूठी खबर फैलाई थी। वो तो बेचारी स्कूल की रिहर्सल कर रही थी और लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना डाला। अब तो किसी मासूम सी लड़की को भी चैन से कुछ करने नहीं देते, बस बात का बतंगड़ बना देते हैं। रज्जो वहां से गुजर ही रही थी कि कुछ औरतों की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। धीरे धीरे कदमों को रोका, कानों ने सुना, हाँ, बेचारी रज्जो, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। रज्जो की सांसें भारी नहीं हुईं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। वो सीधे उन औरतों की ओर बढ़ी, सिर ऊंचा करके बोली, अरे बहन, ये किसके बारे में बातें कर रही हो? सन्नाटा छा गया। जिनके मुंह अभी तक बिन सबूत चल रहे थे, अब वो नजरें चुराने लगे। रज्जो ने आगे कहा, मैं स्कूल की रिहर्सल में माँ का किरदार निभा रही थी और तुम लोगों ने मुझे दुनिया की नजरों में गिरा दिया। रज्जो, हमने कुछ नहीं किया, ये सब तो तुम्हारी ही भाभियों ने फैलाया है। वही हर जगह जाकर बता रही थी कि तुम प्रेग्नेंट हो। हमने तो बस वही सुना जो उन्होंने कहा। सच कहें तो हमें भी बहुत हैरानी हुई थी। रज्जो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। रज्जो घर पहुंचकर अपने भैया के पास जाती है। वो साफ साफ कहती है, भैया, ये जो मेरे बारे में मोहल्ले में बातें उड़ रही हैं, वो सब आपकी ही पत्नियों ने फैलाई है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो स्कूल की रिहर्सल कर रही थी। दोनों भाई सुनकर सन्न रह जाते हैं। एक पल को यकीन नहीं होता, पर जब रज्जो रोते हुए सारी बातें विस्तार से बताती है तो उनके चेहरों पर गुस्सा उतर आता है। बिना एक शब्द बोले दोनों भाई उठते हैं और सीधे घर के अंदर जाकर अपनी अपनी पत्नियों के सामने खड़े हो जाते हैं। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? एक मासूम लड़की की इज्जत के साथ खेलने का तुम्हें क्या हक था? माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर दोनों भाभियों की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो सिर झुकाकर एक स्वर में कहती हैं, हमें माफ कर दो रज्जो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिना सोचे समझे हमने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा वो बहुत गलत था। कोई बात नहीं भाभी, मैंने आपको माफ किया। रज्जो ने सबको माफ कर दिया। सच सामने आ चुका था और अब सब चुप थे। वो फिर से मुस्कुराई और अपने सपनों की ओर बढ़ गई। एक बार की बात है, एक गांव में लगातार बारिश हो रही थी। पानी का ऐसा कहर था कि कई पक्के मकान भी हिलने लगे थे। मगर उसी गांव में एक अजीब नजारा था। एक तरफ एक रंग बिरंगा सुंदर पक्का मकान था जिसमें रहते थे रवि और उसकी पत्नी रिया।
दिखने में अमीर पर हमेशा शिकायतों से भरे हुए। दूसरी ओर उसी गांव में एक अनोखी 3 मंजिला झोपड़ी थी। जी हाँ, पूरी तरह से मिट्टी और घास फूस से बनी, लेकिन इतनी मजबूत कि 3 मंजिलों पर खड़ी थी। उस झोपड़ी में रहते थे गोकुल और उसकी पत्नी रंभा, गरीब पर जिंदगी से भरपूर। बारिश छोरों की थी, आसमान से बिजली चमक रही थी, पानी चारों ओर बह रहा था, जमीन तकरीबन डूब चुकी थी। गांव के कुछ हिस्सों में तो लोग अपने घर छोड़कर बाहर भाग चुके थे। अमीर का मकान रवि और रिया अपने पक्के मकान की छत पर खड़े होकर बाहर की बारिश देख रहे थे। रिया का मूड खराब था। बारिश ने तो सब बर्बाद कर दिया रवि, देखो ना, नीचे सारा लॉन कीचड़ हो गया, गाड़ी बाहर फंसी हुई है, कोई काम का आदमी भी नहीं मिल रहा। रवि ने हाथ में चाय की प्याली ली और गुस्से से बोला, इतना पैसा लगा दिया इस घर में और फिर भी छत से पानी टपक रहा है, बेकार का पक्का मकान बना दिया। रिया बोली, और वो सामने देखो, उस झोपड़ी में 3 मंजिलें, हंसी आती है मुझे, जैसे होटल बना रखा हो। गरीब लोग भी ना नाटकबाजी करते हैं, दिखावा करते हैं जैसे बहुत सुखी हैं। रवि ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, और देखो क्या बना रहे हैं, शायद आलू के पकौड़े या कुछ ऐसा ही। हमारे पास तो इतनी चीजें हैं, फिर भी स्वाद नहीं आता। गरीब की झोपड़ी उधर गोकुल और रंभा झोपड़ी की दूसरी मंजिल पर बैठे थे। रंभा तवे पर गरम गरम पकौड़े तल रही थी और गोकुल उन्हें सावधानी से थाली में रख रहा था। गोकुल बोला, वाह रंभा, आज तो पकौड़े इतने अच्छे बने हैं जैसे बारिश के लिए ही बनाए हों। रंभा हंसते हुए बोली, बारिश हो, ठंडी हवा हो और पकौड़े ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो ना, ऊपर से छत से एक बूंद भी नहीं आ रही। इस बार हमने जो नया छप्पर लगाया था वही काम आया। गोकुल ने मुस्कुराकर कहा, हमारे पास भले ही पैसे नहीं, लेकिन दिमाग है, जो है उसी को संभालना आता है। इस झोपड़ी को खुद बनाया है, इसलिए इसका हर कोना जानता हूं। तीनों मंजिलों की वजह से पानी नीचे कीचड़ में भर गया था, मगर उनका घर ऊपर था, सुरक्षित और साफ। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर उन्होंने कपड़े सुखाने की जगह बनाई थी। दूसरी मंजिल पर किचन और बैठने का स्थान था। सबसे नीचे स्टोर और मिट्टी के बर्तन रखे थे। तुलना रवि और रिया ऊपर से उन्हें देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उस झोपड़ी में इतने आराम से कोई रह सकता है। पक्का मकान होने के बावजूद उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका घर बेजान है। रिया बोली, देखो रवि, वो हंस भी रहे हैं, जैसे जिंदगी में कोई दुख ही नहीं। हमें देखो, ऐसी है, फर्नीचर है, लेकिन सुकून नहीं। रवि ने पहली बार गंभीरता से कहा, शायद हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। सब कुछ होने के बावजूद हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं, और वो लोग जिनके पास कुछ नहीं, वो अपने हाथों से चीजें बनाते हैं, मौसम के साथ जीते हैं। अंदर की बात झोपड़ी के अंदर रंभा ने बारिश में भीगती जमीन को देखा और बोली, गोकुल, याद है जब हम पहली बार इस झोपड़ी को बना रहे थे, तब लोग हंसते थे कि क्या फायदा इतनी मेहनत करने का। अब देखो, हमारे ऊपर की 2 मंजिलें हमें बचा रही हैं। गोकुल ने जवाब दिया, कभी कभी ऊपर चढ़ना जरूरी होता है, मगर ईंट और सीमेंट से नहीं, मेहनत और समझ से। लोगों ने पैसे के दम पर मकान खड़े किए, हमने दिल से घर खड़ा किया। बारिश तो अब थम गई थी, लेकिन रवि और रिया के मन में जो हलचल शुरू हुई थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पकोड़ों के स्वाद से जो बदलाव शुरू हुआ था, अब वो उनके पूरे जीवन को बदलने वाला था। नई शुरुआत रवि और रिया ने पहली बार अपने घर के कोने कोने को देखा, पर अब नजरें बदली हुई थीं। जो चीजें पहले शान लगती थीं, अब उन्हें बोझ सी लग रही थीं। महंगे पर्दे, बेशकीमती फर्नीचर, चमकती दीवारें, सब कुछ सुंदर था, लेकिन उसमें जीवन नहीं था। रिया ने कहा, रवि, इस घर में तो हम बस रहते हैं, लेकिन गोकुल और रंभा की झोपड़ी में वो जीते हैं। रवि ने तुरंत हामी भरी, सच कह रही हो, अब कुछ अलग करना चाहिए। मैं गोकुल से बात करके सीखना चाहता हूँ कि कम चीजों में भी कैसे सुकून पाया जा सकता है। गांव में चर्चा, धीरे धीरे गांव में यह बात फैलने लगी कि रवि अब खेती करना चाहता है। लोग हैरान थे। जो आदमी कभी मिट्टी में पैर नहीं रखता था, वो अब खुद खेत जोतना चाहता है।
रवि ने गांव के बुजुर्गों से मिलकर बात की, बीजों की जानकारी ली, मिट्टी को हाथ में उठाकर उसकी नमी को समझा। वहीं रिया रंभा से रोज कुछ नया सीखती, जैसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना, अचार डालना, कपड़े सलीके से सुखाना, यहाँ तक कि घर की मरम्मत करना भी। दोस्ती की गहराई अब झोपड़ी और पक्के मकान के बीच सिर्फ दूरी नहीं थी, मजबूत रिश्ता भी था। गोकुल और रवि रोज साथ बैठते, मिट्टी में काम करते। रंभा और रिया साथ मिलकर सब्जी उगाने लगी। एक दिन रवि ने पूछा, गोकुल भाई, ये 3 मंजिला झोपड़ी आपने कैसे बनाई थी? क्या प्लानिंग की थी? गोकुल हंसते हुए बोला, प्लानिंग नहीं थी, बस जरूरत थी। पहली मंजिल में हमने चीजें स्टोर की, दूसरी में किचन और बैठने की जगह बनाई, और तीसरी में कपड़े सुखाने और हवा लेने की जगह। धीरे धीरे जरूरतों के हिसाब से घर भी ऊपर चढ़ता गया। रवि ने मुस्कुराकर कहा, तो घर भी वैसे ही बनना चाहिए जैसे जिंदगी, जरूरत के हिसाब से, न कि दिखावे के लिए। एक नई सोच अब रवि और रिया ने मिलकर अपने घर को फिर से बनाया, लेकिन इस बार अंदर से। महंगे शोपीस हटाकर उन्होंने गांव की कारीगरी से बनी चीजें लगाईं। ड्राइंग रूम में अब हाथ से बुना दरिया और मिट्टी के बर्तन थे। रिया अब हर दिन खुद खाना बनाती, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। महंगे किचन अप्लायंसेस को अलमारी में रख दिया गया। उनकी जगह अब था एक छोटी सी बेंच, लकड़ी का तख्त और एक छोटा पंखा। असली इज्जत एक दिन गांव के सरपंच रवि के घर आए। बोले, रवि बेटा, तूने साबित कर दिया कि पैसे से नहीं, सोच से आदमी बड़ा बनता है। तेरा बदला हुआ घर अब सबको प्रेरणा देता है। गांव में अब लोग अपने घर खुद सुधारने लगे थे। कहीं कोई छत बना रहा था, कोई बारिश से बचने की तरकीब सीख रहा था। रंभा की सीख एक दिन रंभा रिया से बोली, देखो बहू, घर का मतलब सिर्फ 4 दीवारें नहीं होता। वो तो तब बनता है जब उसमें अपनापन, मेहनत और समझदारी हो। रिया बोली, माँ जैसी बन गई हो रंभा दीदी। अब लगता है हम कहीं और से नहीं, यहीं से जीवन जीना सीख रहे हैं।